जी। मुझे मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है अनूप भाई, अशोक जी, जब हाँ, पहली विजय भाई बोलिए, बोलिए। चौपाल की बैठक जब पहली हुई थी, अरे, अरे! मैं अशोक भाई के घर में था और आप बिल्कुल, अमेरिका में थे। बिल्कुल। उसकी भी बात ऐतिहासिक करेंगे आज। हाँ, बिल्कुल। अनूप जी नमस्ते। जी नमस्कार। हम इसको औपचारिक रूप से आज की वातायन संगोष्ठी को आरंभ कर रहे हैं और आप सब लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है। ये वातायन संगोष्ठी की 26वीं कड़ी है इस श्रृंखला की, और जब ये प्रवासी लॉकडाउन के नाम से हमने यह संगोष्ठी शुरू की थी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ब्रिटेन में और शायद भारत में भी उसी समय मार्च के महीने में, और तब से हम लोगों की यह योजना रही है कि अब साप्ताहिक कार्यक्रम करते रहे हैं जिसमें कई नवोदित रचनाकारों को हम लोगों ने मंच दिया, उनके साहित्य से हम लोग परिचित हुए। कुछ ऐसे साहित्यकारों को हम लोगों ने याद किया जो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, और कुछ प्रतिष्ठित रचनाकारों के साथ हमने संवाद के कार्यक्रम किए, आयोजन किए, कुछ कवि सम्मेलन भी किए 15 अगस्त के अवसर पर। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेते हम चले आ रहे हैं, और 26 सप्ताह, ये 26वीं कड़ी है, और 26 सप्ताह हो गए हैं। 26 सप्ताह यानी साल में 52 हफ्ते होते हैं, और ये आधा अर्ध वर्षगांठ एक प्रकार से हम आज मना रहे हैं। और इस विशेष अवसर पर हमारे बीच बहुत विशेष अतिथि यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं वातायन के इस मंच पर। उनका मैं आप सबका अभिनंदन और शुभवंदन करता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि आज हमारे बीच, आप लोग जानते हैं कि विश्व के महाकवि अशोक चक्रधर जी आज हमारे बीच हैं, जिनसे संवाद करेंगे अनूप भार्गव जी। अशोक जी के परिचय की अगर यदि बात की जाए तो उसके ऊपर पूरे का पूरा सत्र हो सकता है, इसलिए मैं उतने लंबे परिचय की ओर नहीं जाता। लेकिन मैं अपने लोग को संवरण करने नहीं कर पा रहा हूँ कि जब अशोक जी हमारे सामने हैं, कि मैं हमेशा मंचों पे कहता हूँ, अशोक जी जानते हैं, जब अवसर मिलता है कि यदि इतिहास को देखा जाए, हिंदी के इतिहास को, कवि सम्मेलनों के विशेष रूप से इतिहास को, तो यदि ये कहा जाता है कि काका हाथरसी जी ने भारत से कवि सम्मेलन की परंपरा को एक्सपोर्ट किया है, तो वहीं पर मैं मानता हूँ कि अशोक चक्रधर जी ने कवि सम्मेलनों की परंपरा को सारे विश्व में, सारी दुनिया में उसका वैश्वीकरण किया है, ग्लोबलाइजेशन किया है। और अशोक जी को मैं क्या, हम सब सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं, और वाकई वे एक वैश्विक स्तर पर सेलिब्रिटी हैं। और सेलिब्रिटी सिर्फ हिंदी के सेलिब्रिटी नहीं, मैं मानता हूं कि वे जो मेन स्ट्रीम के सेलिब्रिटीज हैं, सेलेब्स हैं, उनमें अशोक चक्रधर जी का नाम बहुत विशेष सम्मान के साथ आता है। और मेरी दृष्टि में उसमें भी एक विशेष स्थान है अशोक जी का, जो मुझे लगता है कि जो उन्हें और सेलिब्रिटीज से अलग बनाता है, विशिष्ट बनाता है। और वह इस कारण से कि अशोक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फैंस से जुड़ते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, अपने फैंस को, और उनको भी बहुत प्रेम और सम्मान कर देते हैं। एक प्रकार से अपने फैंस को वो सेलिब्रिटी के ही रूप में देखते हैं, और ये उनकी एक बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व का हिस्सा है। और इसका उदाहरण मैंने देखा बहुत, जैसे मैंने कहा कि वैश्वीकरण करने में अशोक जी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी कवि सम्मेलनों की परंपरा का। जब 90 के दशक में ब्रिटेन में हिंदी कविता की कवि सम्मेलनों की परंपरा आरंभ हुई थी, तो शुरू के 2-3 वर्ष अशोक जी ने सहयोग दिया था। वे आते रहे थे इंग्लैंड कवि सम्मेलनों में, और मुझे याद है भारतीय विद्या भवन में कोई आई थिंक 1995 की बात होगी या 94 की, तो वहां पर कवि सम्मेलन हुआ, और कवि सम्मेलन के बाद उसमें सिंघवी जी थे, नीरज जी थे, बड़े बड़े कविगण यहाँ पर आए हुए थे। तो उसमें एक ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक में एक हम लोगों का अलग कमरा था जो वीआईपीज के लिए था, कवियों के लिए था, और दूसरा एक पब्लिक हॉल था जहां उन सबके भोजन की और स्नैक की व्यवस्था की गई थी। तो वहाँ वीआईपी सेक्शन में थोड़ी देर बाद देखा गया कि अशोक चक्रधर जी नहीं है। तो मैं उन्हें ढूंढने निकला, तो मैंने देखा अशोक जी बाहर, जहाँ पे जनता थी, पब्लिक उनके साथ घुल मिल गए थे, चाय नाश्ता कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, और वहां पर उनके साथ ही क्यू में लग के एक प्रकार से खाना खा रहे थे। तो ये अशोक जी के का जो अपने फैंस और अपने प्रशंसकों के प्रति लगाव है, सम्मान है, उसका एक विशेष मैंने आपको उदाहरण दिया। एक दूसरी बात जो मैंने अशोक चक्रधर जी के अंदर देखी है, जो पिछले 25-30 वर्षों से मैं उन्हें जानता हूँ, उनका बहुत सानिध्य रहा है, बहुत आयोजनों पे, बहुत मंचों पर हम लोग साथ रहे हैं, कि अशोक जी हमेशा एक कदम आगे रहे, समय से आगे रहे,
और लोगों से जुड़ने के लिए वे हमेशा नई नई माध्यमों का प्रयोग भी करते रहे। उसी 90 के दशक की मुझे याद है अशोक चक्रधर जी वो शायद पहले कवियों में से थे जो अपने कविताओं को, साहित्य को कैसेट्स और सीडीज में लाया करते थे और अपने प्रशंसकों के लिए। टेलीविजन के ऊपर कवि सम्मेलनों की परंपरा जो शुरू हुई, वो उसका जो श्रेय जाता है वो अशोक चक्रधर जी को जाता है। और इन माध्यमों से इतनी रोचक अपने पूरे साहित्य के फ्रेमवर्क में अशोक जी के अंदर यह खूबी रही है कि अपनी रोचक और दिलचस्प बातों से वो हर उम्र के लोगों के बीच प्रश्न में बहुत पॉपुलर और प्रचलित रहे हैं और वहां तक आपने हिंदी को और हिंदी कविता को पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य किया है। और आपकी प्रस्तुति में जो नए नए आयामों का आप प्रयोग करते हैं इतनी दिलचस्पी से, उससे आप अपने दर्शकों और श्रोताओं के मन में एक बहुत मोहब्बत से, बहुत प्रेम से, बहुत आसानी से घर बना लेते हैं। और इसका एक और उदाहरण है, 2002 की बात है, ट्रिनिडाड में अशोक जी के साथ मैं था, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था और जब अशोक चक्रधर जी को बुलाया गया मंच पर, तो ये उस मंच पर उसके पहले लैपटॉप पे बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। जब पहुंचे तो एक बड़े सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अशोक जी ने अपना पर्चा प्रस्तुत किया। आपका जो सत्र था उसमें आपने वक्तव्य दिया और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी खूबी यह थी कि उसमें उस सम्मेलन में जो लोग आए हुए थे, उस हॉल में जो बैठे थे, उनके चित्र उस समय आते जा रहे थे और यहाँ तक कि जहाँ मुझे याद है कि जो अंतिम वक्ता थे अशोक जी के पहले, जो वो मंच से उतरे, उनका भी चित्र आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, आपके वक्तव्य में उस प्रकार से आता रहा। इतनी नायाब तरीके से अशोक जी के अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण वो हमेशा से करते आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा और टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी कविता, हिंदी साहित्य को वो हमेशा बढ़ाते रहे और नए युग में युवा लोगों में, इसलिए आज भी अशोक चक्रधर जी उसी प्रकार से उनका सम्मान और उनको प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है। और इसके बाद ही 2003 में मुझे याद है सूरीनाम में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तो वहां अशोक चक्रधर जी एक और नया प्रयोग लेकर आए और बड़ा ऐतिहासिक वो था, वहां पर समाचार, डेली समाचार पत्र का प्रकाशन। और वो भी अशोक चक्रधर जी ने पूरी रात, मैंने देखा था, उनके साथ था उस कमरे में, कि पूरी रात वो पूरे दिन के समाचारों को एकत्रित करते थे, उनके चित्रों को लगाते थे, दूसरे दिन सुबह वह सम्मेलन समाचार वहां पर पूरा वितरित होता था। तो इस नई विधा के साथ उस प्रथा को भी अशोक जी ने जन्म दिया जो आज भी चल रही है और विश्व हिंदी सम्मेलनों में उस प्रकार के डेली समाचार के पत्रों का प्रकाशन होता आ रहा है। और मैं तो हमेशा अशोक जी से कहता हूं कि जहां तक मंच संचालन की बात आती है, यू आर जीनियस। अशोक जी से बेहतरीन मंच संचालक ना मैंने देखा और ना सुना अब तक। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी 2 वर्ष पूर्व मुझे सौभाग्य मिला मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलन में, जहां मैं देखा कि वहां उस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, जहां कहीं भी मंच से कुछ हो, कहीं पर कोई अवसर हो या दिक्कत हो, सीधा वो अशोक जी को आवाज देती थी, अशोक जी मंच संभाल ले, उसी समय चाहे कोई भी विषय हो, सीधा पूरी गरिमा के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं अशोक जी को गंभीरता से वॉच करता रहा हूँ, अब तक अपने जीवन में उन्हें देखता रहा हूँ, तो शब्दों के जादूगर तो एक बात है कहने की, लेकिन वो एक सुपर प्लेयर भी है, बहुत सक्षम खिलाड़ी। जिस प्रकार से पियानो की धुन पर एक संगीत उमड़ता है, उस प्रकार से उसी धुन वो शब्दों के माध्यम से पिरोकर अपने दर्शकों और श्रोताओं को सम्मोहित करने की पूरी शक्ति है अशोक जी में। एक ऐसे व्यक्ति, और आपके साहित्य की बात की जाए, आपकी कविताओं की पॉपुलैरिटी की बात की जाए, तो अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुनावी भाषणों में अशोक चक्रधर जी की कविताओं को कोट किया कई जगह। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है किसी भी लेखक के लिए। और जो अभी पानीपत फिल्म आई थी, उसकी स्क्रीन राइटिंग, उसका लेखन भी अशोक चक्रधर जी ने किया। तो मैं अशोक चक्रधर जी को उन्हीं के शब्दों में, जो मेरे पास ईमेल की पूरी ट्रेल है 20 साल पुरानी तक में, कि अशोक जी हमेशा लिखते थे, प्रिय पद्मेश नमस्कार। तो नमस्कार अशोक जी, आपका वातायन के मंच पर हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ मैं अनूप भार्गव जी को भी यहाँ पर उनका भी परिचय कराता हूँ। अनूप भार्गव जी से भी, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदी के लोग हैं, वो बहुत
निकट से उन्हें जानते हैं, एक बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। अनूप भार्गव जी से मैं पहली बार मेरी मुलाकात 2007 में हुई थी न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन में, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोगों की मित्रता और आत्मीयता बढ़ रही है और हम लोग कई मंचों पर और कुछ समितियों में साथ-साथ काम भी कर रहे हैं। अनूप भार्गव जी की सक्रियता ऐसी है कि ऐसे वो सर्वव्यापी दिखते हैं। आजकल जब से ज़ूम युग आया है, स्वयं कंप्यूटर कंसल्टेंट हैं अमेरिका में और न्यू जर्सी में रहते हैं, कंप्यूटर के सलाहकार हैं, लेकिन अब तकनीकी से को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अलग-अलग मंचों पर पूरी सक्रियता के साथ फिर उसके मिनट्स को तुरंत वहाँ पे इतना समय कहाँ से आता है अनूप जी के पास मैं नहीं जानता। और झिलमिल संस्था भी वहाँ पर चला रहे हैं और अभी हाल में आपने एक कविता जो लॉकडाउन जैसे हम लोगों ने वातायन की संगोष्ठियों की श्रृंखला शुरू की है। अनूप जी ने काव्य पाठशाला, कविता की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें पूरे विश्व के अलग-अलग लोगों को जोड़ा है और लोग उसमें दोहे, गज़ल और महैया इनकी मात्राओं के ऊपर उस पे संवाद चल रहा है और उस ज्ञान को वो बाँट भी रहे हैं और बँटवा भी रहे हैं। ऐसे अनूप भार्गव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो ये आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मंच सौंपता हूँ इस विश्व की इन 2 बहुत ही विशेष महाविभूतियों को। तो मंच अब आपके हवाले। स्वागत है अनूप भार्गव जी और अशोक चक्रवर्ती जी, बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ। सादर। धन्यवाद परमेश भाई। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, वातायन मंच को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और अशोक जी का परिचय तो परमेश जी ने बहुत अच्छा सा दे ही दिया है, और मैं एक पंक्ति में इतना ही कहूँगा कि अगर आप अशोक जी को नहीं जानते तो आपकी शिक्षा में कहीं कुछ कमी रह गई है। और अशोक जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कि अशोक जी के अंदर कविता किलकारी मारती है, कहानी महमहाती है, हास्य कहकहाता है, व्यंग तिलमिलाता है और गीत चमकते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व है अशोक जी का। उनकी एक बात को कहूँ तो समझ नहीं आता कि उनको कहाँ से उनको समेटा जाए। 5 दशक हो गए हैं उनकी रचना धर्मिता को देखते हुए। एक संजीदा समीक्षक हैं, लेखक हैं, मीडिया कर्मी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, लोकप्रिय कवि तो हैं ही। जामिया मिलिया इस्लामिया में करीब 30 बरस तक उन्होंने हिंदी पढ़ाई विभागाध्यक्ष रहे। वहाँ पर जो उन्होंने टीवी जर्नलिज्म का जो शुरुआत की, वो अपने आप में एक मील का पत्थर माना जाता है। अशोक जी की दूसरी बातों पर आए तो लोक संगीत में उनकी गहरी पैठ है और वो कभी कभी गाते भी हैं, अभिनय करते हैं, एक अच्छे चित्रकार हैं। इतनी प्रदर्शनियों में उनके चित्र और पोस्टर बनाए जाते रहे हैं। अशोक जी एक श्रेष्ठ फिल्मकार हैं, अपनी मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों से प्रभावित करते रहे हैं बहुत 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 बहुत। तो चलिए अब इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं एक बिल्कुल अनौपचारिक, इसको साक्षात्कार भी नहीं कहूँगा मैं, बिल्कुल बात करेंगे हम अशोक जी से एक बिल्कुल अनौपचारिक शैली में। मैंने इसके लिए कोई विशेष तैयारी भी नहीं की है, अशोक जी से कोई बात भी नहीं की है। तो मैं इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, पद्मेश जी मंच आप स्पॉटलाइट अशोक जी पे करें, अगर वो कुछ कहना चाहें शुरू में, उससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शब्द तो औपचारिक होता है और आपने कहा कि अनौपचारिक रहना है। अनौपचारिकता से मैं ये कहता हूँ कि इस 5 दशकीय यात्रा में परिचय तो दिया ही जाता है, हर किसी का परिचय दिया जाता है, लेकिन जिस आत्मीयता से पद्मेश ने मेरे बारे में कहा है, मैं अगर अपने दिल की आंखें दिखाऊं तो वो छलछला रही होंगी, क्योंकि इतनी आत्मीयता से उन्होंने स्नेहपूर्वक मुझे
अपना बना के खड़ा कर दिया है, तो मुझे इस प्रेम ने बहुत बड़ा कर दिया। और अनूप जी भी हमारे 2 दशक के मित्र तो हैं ही, सकर्मक हैं, कंप्यूटर दूत हैं पूरे विश्व के लिए, और सर्व शक्तियों से सार्वभौमिक होते हुए इस भूमि पर होने वाली गतिविधियों में जो कंप्यूटर की योगदान सम्मत कुछ घुसपैठ होती है, उसको अंदर तक पैठ कर निकाल कर लाने में वो बहुत ही प्राथमिक कदम उठाते आए। तो मैं आपके सामने हूँ, और जो मेरे मन में आएगा मैं अपनी बातें बताऊँगा। और अब अनूप जी हैं और हम हैं, तो पहले मैं आपकी प्रशंसा कर लूँ अनूप जी कि मुझे अच्छे लोग एक चुंबक की तरह खींचते हैं अपनी ओर, और मुझे खुशी है कि वातायन की इस गोष्ठी में आने से पहले जो लोग जुड़े थे उन सबको मैंने देखा। दिव्या माथुर एक बहुत दिव्य शक्ति हैं। मैं मानता हूँ कि यूके की साहित्यिक गतिविधियों को न केवल समायोजित करती हैं, बल्कि विश्व भर से जो श्रेष्ठ उनको लगता है उनको अपने सेंटर में लाने का प्रयास करती हैं। सौम्य रहती हैं, शिकायती नहीं रहती, और एक दिव्य मुस्कान अपने चेहरे पर बनाए रखती हैं। उसमें ममत्व होता है, उसमें स्नेह होता है, और उनका कवि हृदय उनके समायोजक पर जब हावी होने लगता है तो वो और अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि अपने सारे कार्य इतने सुचारू ढंग से और इतनी आत्मीयता से संपूर्ण करती हैं कि उनको प्रणाम करने को जी चाहता है। वैसे तो इंडियन डायस्पोरा में सर्वाधिक हिंदी का कार्य कहीं अगर होता है तो मैं कहूँगा यूके में होता है। वहाँ जो प्रतिभाएं हैं, अलग अलग तरह की छटाएं वहाँ पर हैं और अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। और मैं श्रेय दूंगा अपने पद्मेश को कि पहली भेंट में ही उनसे कुछ ऐसी आत्मीयता हो गई कि हम ने मिलके खिचड़ी बनाई और खाई। और जब मैं ठिठुरता हुआ बिना ये जाने कि हीथ्रो हवाई अड्डे पर इतनी ठंड होगी, इन्होंने फट से अपना शॉल उड़ा दिया, और उस शॉल ने जो ऊष्मा दी उसके अंदर उनका अपना प्रेम भी समाया हुआ था। खैर, व्यक्तिगत संबंधों में हम सब इतने निकट के लोग हैं कि अब हम ऐसी चौपाल पर बैठे हैं जो वैश्विक है, और यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे या जूम के माध्यम से बहुत से लोग जुड़ गए हैं। मैं चाहूँगा कि वो जूम पे झूमें और इस आत्मीय बातचीत में शिरकत करें। हमारे बड़े भाई विजय कुमार मल्होत्रा जी, जिन्होंने मुझे माइक्रोसॉफ्ट से परिचित कराया। मैं कंप्यूटर जगत में तो कूद गया था, ये बात बहुत सही कही कि मैं बच्चों की तरह नए उपकरणों और नए ज्ञान के पीछे भागता हूँ। और मुझे एक बात हमारे दोस्त की बड़ी अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि ज्ञान अनंत नहीं है, ज्ञान अनंत नहीं है, अज्ञान अनंत है। तो जो अनंत है उसकी खोज में आप लग जाइए तो फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलने लगता है। अब वो थोड़ा थोड़ा मिल के अगर कुछ बन जाए, कोई गुलदस्ता सा हो, उसमें महक सी हो और वो चहक सी भी हो और वो बहक न जाए, तो लहक के आपके पास पहुंच जाती है। इसी में अशोक जी मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर एक बच्चा झांकता है हमेशा। तो मैंने जब भी आपको देखा है तो इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद, इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी जो आपके व्यक्तित्व में एक बच्चा सा जो झांकता दिखाई देता है हर समय, उसको मैं नमन करना चाहूंगा। जी, मैं भी उस बच्चे को नमन करता हूँ। बचपन की बात है तो चलिए आपके बचपन से ही शुरू करते हैं। तो जरा बताइए हमें अपने बचपन के बारे में, आपके संगी साथियों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, मोहल्ला जहाँ पर आप बड़े हुए। तो कविता तो जहां तक मैं मुझे मालूम है आप में थी, लेकिन कुछ कविता आपके आसपास घूमती भी थी। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर जरा कुछ बात कहें। जो कविता आप में थी और जो आपको अपने चारों तरफ मिली, उसने आपका व्यक्तित्व निर्माण में कैसे रोल अदा किया?
कौन सा तत्व कौन सा रोल अदा करके गोल हो जाता है, ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो बचपन का सचपन ये है कि मेरे चारों ओर कविता ही थी, साहित्य था। परिवार में मेरे बाबा जो 26 वर्ष की अवस्था में ही चले गए थे, उनकी शेर व शायरी की कॉपी मेरे पास है। मेरे नाना साहित्यकार थे और उनके पुस्तकालय से बचपन से ही मुझे कुछ शानदार किताबें देखने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। हमारी माँ इकलौती थी संतान हमारे नाना जी की, और तो हम ही उनके इकलौते वारिस जैसे उनको दिखाई देते थे, और नाना जी हमें बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। जन्म तो खुर्जा में हुआ, खुर्जा में पिता और पूरा बड़ा लंबा चौड़ा कुनबा था। लेकिन इगलास जो है वो मेरे लिए एक ऐसी खिड़की थी जिससे मैंने इंसानियत और मोहब्बत और आत्मीयताओं के झरने झरते देखे, और उन्हीं में कुछ ऐसी रश्मियाँ दिखाई दी जैसी आपके चारों ओर इस समय अनूप जी दिखाई दे रही हैं। पता नहीं सूरज का कौन सा एंगल है और कौन सा कहानत प्रिज्म की आपने अपने मिसाल सर के कहा ऊपर जाता लगा रखा है। अच्छा, हाँ हाँ। तो वो परावर्तन बड़ा अच्छा लग रहा है, आप जिस फ्रेम में बैठे हैं उसमें बहुत अच्छी स्वरश्मियाँ आ रही हैं रंग बिरंगी। तो वो रंग बिरंगा वातावरण मेरे पास था, और बहुत बड़े बड़े कवि आते थे। तो मुझे कविता प्रत्यक्ष भी मिली, अप्रत्यक्ष भी मिली, मेरी जिज्ञासाओं से मिली और मेरी आशाओं के विपरीत अनायास मिली। और सबसे बड़े गुरु और पहले गुरु तो मेरे, मैं कहूँगा कि मेरे पिता, प्रगल्भ। वे ही मेरे पिता, वे ही मेरे कविता प्रदाता की कक्षाएं श्री आएं। राधे श्याम इस तरह से आप प्रगल्भ। देखिए कि अगर मैं विदेशों आपको में दर्शन कराऊं जो उनके, तो जिस ये शीर्षक के साथ केशव साहब ने ये शुरुआत, मुझे कोई आवाज़ आ रही थी बीच में, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो बचपन में कितनी कविताएं लिखी मेरे पास नहीं है इसका आंकड़ा, लेकिन मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, वो भी डायरी भी नहीं मेरे पास। मेरी माँ मेरे बाल काढ़ रही हैं और मैं छोटा सा हूँ 6-7 बरस का, मेरी जेब में डायरी रखी हुई है। मैं नाना जी की गोद में बैठा हुआ हूँ तो मेरे हाथ में एक कॉपी है। मैं कहीं भी हूँ तो मैं कॉपी नहीं छोड़ता था। तो उसमें कुछ न कुछ अशोक जी, यहाँ पे लिखा करता आपको था। आपको रोक कर हम आपको अपने बचपन की तरफ ले जाते हैं। कुछ मैंने चुराई हैं कुछ तस्वीरें आपके बचपन जी के बारे में, तो उन्हें जी। हम गाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हम स्क्रीन को शेयर कर सकें और आपको वो चोरी का दिखा माल दिखाना बड़ा कठिन होता है, वैसे दिखाइए। सकें। सर, वो कोशिश करते हैं। तो मैं, हाँ, आप देख पा रहे हैं कुछ तस्वीर, जी हाँ, जी हाँ। है ना जी? तो अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, अगर आप ये तस्वीर देख रहे तस्वीर हैं? में, जी हाँ जी हाँ, तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ और मैं भी इसमें बैठा हुआ हूँ, और जो बालक आपको दिखाई दे रहा है जी 13-14 साल का, ये अशोक चक्रधर है। बाकायदा बैज लगा के बैठा है, इसका मतलब आमंत्रित कवि है, ऐसा नहीं बैठ गया आज। आके मेरे पीछे डॉक्टर हरवंश राय बच्चन हैं एक कोने में, एक तरफ भारत भूषण जी हैं, पद्मश्री गोपाल प्रसाद व्यास जी, पद्मश्री काका हाथरसी जी, पद्मश्री बरसाने लाल चतुर्वेदी जी, पीछे सेठ गोविंद दास बैठे हैं, सुरेश चतुर्वेदी हैं। इसमें ये अगर मेरा माउस से आपको पता लग रहा हो, और तो ये मोहन स्वरूप भाटिया जी हैं जो बहुत बड़े वर्ज के साहित्यकार हैं, श्री मोहन प्रदीप हैं, राम अवतार शशि हैं। तो ये पूरी एक गैलेक्सी उस समय की जो कवियों की थी, ये वहाँ पर है। और पहली बार मैंने कविता यहाँ सुनाई थी, और बच्चन जी ने एक ऐसी बात कह दी थी जो एक बालक को तत्काल तो अजीब सी लगी। उन्होंने पीछे मेरे कान पे ऐसे ही तो बैठे थे, मैं कविता सुना के आके बैठ गया, और इस समय किस सोच में हूँ ये मैं बताता हूँ, ये चित्र बताता है आपको। उन्होंने कहा कि अपने पिता की कविता न सुनाया करो, ये ठीक नहीं है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं बता नहीं सकता, तत्काल प्रतिक्रिया थी हुई और आंखों में आंसू चल चला आए। तो मैं सीढ़ियाँ उतर के पीछे गया, बैक स्टेज पे झरना फूट गया मेरी आंखों से, पर मैंने अपने आंसू पहुँचे आत्मविश्वास के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ मैंने कविता सुनाई थी।
कि कम से कम तेरी कविता यार तेरे पिताजी की कविता मानी जा रही है, तो ये तो बढ़िया बात है, ये तो उन्होंने तारीफ करी है तुम्हारी। तो फिर आत्मविश्वास के साथ में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया, आंसू पूरे पूछे नहीं थे। और जिस तरह से मैं उठ के गया था, आदरणीय बच्चन जी तो बड़े मनोवैज्ञानिक, वो तो अंदर तक झांक लें किसी भी व्यक्ति के अंदर। उन्होंने मेरा जाना भी देखा, मेरा आना भी देखा, और निर्निमेष मुझे देखते रहे बैठने तक। और उनको लगा कि ये तो बड़ा संवेदनशील सा बालक है, तो उन्होंने मेरे कंधे पे पीछे से हाथ रखा। तो मुझे लगा कि सब उन्होंने कह दिया, उनका आशीष मुझे मिल गया। जैसे किसी स्पर्श से आप झंकृत हो जाते हैं, एक आशीष उनका मिला कि हाँ, मैं भरोसा करता हूँ कि वो कविता तुम नहीं लिखी होगी, मान जाओ, कोई बात नहीं। कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन इतना स्पर्श मुझे मिला। उसके बाद तो बातचीत हुई, वहाँ सुरुचि उद्यान में हम रहते थे, हमारे पिता को मिला हुआ था एक घर, और फ्लैट नहीं मिला था तब तक। हम आए थे खुर्जा से हाथरस, और वहीं की बात है। तो चित्र ये मेरे लिए बड़ी कहानियाँ रखता है। और आदरणीय बच्चन जी का प्रथम दर्शन मुझे यहीं, नहीं, प्रथम दर्शन तो इनका मैं पहले कर चुका था। सन 62 में खुर्जा की एक नुमाइश में इन्होंने एक गीत सुनाया था। मैं था वहाँ पे बाल कवि के तौर पे। हमारे चाचा लोग, सोम ठाकुर या ये ले जाते थे, पिताजी कभी मुझे आगे नहीं लाते थे। हाँ, इतना होता था कि जब बहुत सारे कवि जुटें तो हाँ भाई अशोक, कोई कविता लिखी है तुमने, सुनाओ चलो। अब मुझे और क्या चाहिए, वो मुझे तो मौका चाहिए था। फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट कहाँ से आ गया? एक कवि फार्मासिस्ट ही होता है, वो दवाई देता है, चलिए अशोक और जी मैं आगे दवाइयाँ बढ़ते हैं। लेता था, देता था। आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए सर, बढ़िए। तो इसके बारे में मैं कह रहा था, चाहेंगे? हाँ, हाँ, ये लाल किले के मंच का चित्र है, और ये उससे 1 साल आगे का है। थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ मैं। और इस मंच पर रामधारी सिंह दिनकर जी भी थे, मैंने उनको सुना था। और सारे कवि, जो लाल किले का कवि सम्मेलन तो इतना बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है और माना जाता था कि अगर वहाँ कोई हो आया तो उसकी ऐसे इज्जत होने लगती थी जैसे हज के बाद होने लगती है। हाँ, ये चित्र ये सन 62 का चित्र है, SMG इंटर कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था। और यहाँ एक और मेरे पिता बैठे हैं, दूसरी ओर टोपी लगाए सोहनलाल द्विवेदी बैठे हुए हैं, उनके पीछे राजेश दीक्षित हैं, सुरेश अवस्थी हैं, कुल्हड़ जी हैं, कवि कुल्हड़ देहरादून के। और मैंने कविता सुनाई थी सन 62 में। और सोहनलाल द्विवेदी जी को इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने व्यास जी से मेरी सिफारिश करी कि इसको लाल किले के मंच पर आना चाहिए। और सन 63 में मैं पहली बार लाल किले के मंच पर गया था, जहाँ बैरागी जी के पहली बार दर्शन हुए थे। उन्होंने एक कविता सुना के आया, उन्होंने फिर से मुझे खड़ा किया, एक कविता और सुना। तो ये चित्रों से यादें रहती हैं, लेकिन मंच का भय मुझे कभी नहीं रहा। एक बार तो वो चित्र आपके पास नहीं होगा, कृष्णा मेनन आए थे, ये 59 की बात है। हैं? मैं आपको क्या कह दिखाता रहा हूँ, है? मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है वो। अच्छा। तो सारा सामान लेके बैठे हुए आप, हाँ। इसमें इस प्रस्तुति में जितनी, ये तो काका जी के साथ का चित्र है, लेकिन वो चित्र मैं ऐसे ही शब्दों से दिखा देता हूँ आपको। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं। ये, हाँ बिल्कुल यही चित्र है। तो इसमें मैं 8-1 साल का था, और मुझे याद है पहली बार तालियां क्या होती हैं ये मैंने सुनी थी। वो तालियां आज भी मेरे कान में गूंजती हैं। मैंने कोई जमा और नफ़ी नाम की कविता सुनाई थी, जिसमें पॉजिटिविटी का संकेत था। मैंने कोई दर्शन शास्त्र पढ़ के कविता नहीं लिखी थी, लेकिन मन में था एक सकारात्मकता का भाव, जिसमें एक लाइन आती थी कि जमा मेरा दोस्त है, नफ़ी मेरा दुश्मन। जमा बढ़ाता चला जाएगा, घटाएगा कुछ नहीं, नफ़ी घटाता चला जाएगा, बढ़ाएगा कुछ नहीं। तो हमारे प्रिंसिपल थे LN गुप्ता साहब, उन्होंने मुझे गोदी में उठाया, और उन्होंने भी मुझे गोदी में उठाने में उनको सहयोग दिया। मुझे वो क्षण अभी तक याद है, जब मैं 7-8 साल का था। अब ये तो चूँकि चित्र हैं, याद हैं,
ये जो दिखा रहे हैं आप, ये भी सन 64-65 का है कि 21 रुपये भेंट किए एक सेठ जी ने धर्मपाल मुरब्बे वालों ने, और मैंने इसमें लिखा जिसमें अशोक प्रगल्भ ने अपना पुरस्कार बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ तत्काल तहसीलदार को समर्पित कर दिया। तो ये भी भाव रखता था, ऐसी बात नहीं यही कि रेखांकन जो करता है। सामाजिक सरोकार हैं उनमें दरअसल हर चीज़ संवेदनाओं से होती है। आप जो चाहते हैं करते हैं और कोई मोह नहीं रखते। उस ज़माने में 21 रुपये माने बहुत होते थे, जी, जी, लेकिन अगर आप कवि हो जाते हो तो कोई रुपया बहुत नहीं होता, और जो बहुत होता है वो बहुत कम लगता है। जी, जी। तो बचपन मेरा बहुत समृद्ध भी था। अलग अलग जगह, खुर्जा की अलग संस्कृति थी, वहाँ लावनी के माध्यम से मुझे संगीत मिला। कलगी और तुर्रा दो पक्ष हुआ करते थे, गाते थे चंग पे। तो जो जो सुरीली ध्वनियाँ लाइव मैंने पहली बार सुनी वो लावनियाँ थीं, जो खुर्जा की एक विशेष शैली हुआ करती है। और हाथरस में नौटंकी के माध्यम से ये सारी बहट तबील, कड़ा कव्वाली, दौड़, चपटी छंद, लंगड़ी छंद, ये सारे के सारे छंद बिना शास्त्र के मेरे पास आए। नक्कारे की आवाज़ आई, पैरों से चलने वाला हारमोनियम, बजती हुई शीशी बोतल, तो कहाँ कहाँ से संगीत निकल सकता है। और वो अपने नए वाद्य भी बनाते रहते थे। एक वर्कशॉप चलती थी वहाँ सुरुचि उद्यान में, और मेरे पिता ब्रजकला केंद्र के उन दिनों सह सचिव थे, फिर सचिव बने। सेठ रामबाबू लाल बिजली मिल में थे, उन्होंने उसको बड़ा प्रश्रय दिया। और भैया जी रामनारायण अग्रवाल जी थे जिन्होंने ब्रज माधुरी की स्थापना कराई थी। और मैं 67 में आकाशवाणी मथुरा का, जिसके पहले केंद्र निदेशक जो थे वो ममता कालिया जी के पिताजी थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी हाँ, विद्या भूषण अग्रवाल जी। जी। और मैंने ऑडिशन दिया, और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरा प्रथम नाम अकारादि क्रम के कारण नहीं, ऐसे ही अपनी कलाकारी के कारण मैं ऑडिशन आर्टिस्ट बन गया। ऑडिशन आर्टिस्ट बन गया तो 5-5 रुपए के चेक मिलने लगे, और तरह तरह के कार्यक्रम करता था। नाना जी का पुस्तकालय मेरे बड़े काम में आता था। वहाँ तेल की कहानी, पानी की कहानी, आग की कहानी, ये सारे जितने भी क्षितिज जल पावक गगन समीरा तत्व हैं, इन पर कार्यक्रम किए। समुद्र तल की सैर। अच्छा, मेरा छोटा भाई अनिल, मैं उसको साथ ले जाता था। 1.5 साल छोटे मुझसे, अब नहीं रहे, कैंसर से चले गए। तो साउंड इफ़ेक्ट होने चाहिए, ये एक वो था कि साउंड इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट किए जाएं। समुद्र में जा रहे हैं तो अब साउंड इफ़ेक्ट की कोई क्लिप्स तो मिलती नहीं थी साउंड की गूगल से। आप तो आज चाहते साउंड तरह की साउंड ले आओ, लेकिन क्रिएट करने के लिए वो फूंक मारते थे पानी में, कुछ पानी में हाथ चलाते थे, आटा वगैरह सब रख और चुके वहाँ। वहाँ वो साउंड भी आ जाती थी। तो कुल मिला के विज्ञान से, व्यवहार से, तत्काल के ज्ञान से, और आत्मीयताओं से, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज़ पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। अनुभव का लेना हो, अनुभव का देना हो, जीवन में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ 2.5 आखर की हल्की सी छुअन से तर जाए शिक्षा हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज़ पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। तो वो करते रहे बचपन में, जहाँ से जो ज्ञान मिला लेते रहे। और व्यंग्य भी तब आया जब हमारी माँ के साथ हमने कुनबे के बुज़ुर्गों के होते हुए अन्याय देखे। वो तो घूंघट में घर में रहती थीं, उनकी ददिया सास, उनके दूसरे वाले ताऊ जी। हमारी दादी का देहांत जल्दी हो गया, बाबा का जल्दी हो गया, तो जितने भी कुनबे के दादी बाबा थे, आप तो जानते हो सब, मैं क्यों जाऊं कि संपत्ति क्या कराती है, विपत्ति क्या कराती है। लेकिन उस सब के बीच में जो चीज़ नज़र में आती है वो आपको समझाती है। 57 में एक जी मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आपने अभी बात कही
कि जी। आपकी कविताएं व्यंग्य कविताएं होती हुई भी आपने गंभीरतम समस्याओं को छुआ है, जैसे कि जी। दहेज हुआ, बेरोजगारी हुई, स्त्री को समाज में क्या स्थान मिलना चाहिए, इसके ऊपर आपकी कविताएं हैं। आपकी कविताओं में मनोविज्ञान झलकता है, सामाजिक मुद्दे झलकते हैं। तो ये सब वही आपका जो अनुभव रहा मेरे ख्याल से, व्यंग्य कविताओं के बावजूद आपने महत्वपूर्ण मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठाया है, मैं कहना चाहूंगा। जी, मैं मानता हूँ कि कविता किसी उद्देश्य के लिए होती है। कविता में बहुत संवेदनशीलता हो, बहुत सारे कवियों में होगी, मेरे अंदर हो सकता है कम हो कई सारे मुद्दों पे। बुद्धि भी थोड़ी बहुत, आँखें खुली रखने के कारण, कान खुले रखने के कारण, स्पर्श की सुविधाएँ पाने के कारण, तरह-तरह के सुस्वादु व्यंजन करने के कारण, अच्छी-अच्छी गंध सूँघने के कारण, तो ज्ञान तो आता ही है। और फिर कहीं कोई जो छठी इंद्रिय होती है, वो कवि के पास होती है, कुछ होता है। कुछ बावलापन, कुछ भूले से, भ्रमे से, सकबके से, थके से, हारे से, हिराने से, रत्नाकर के कवित्व में जो जितनी सारी बातें हैं, कुछ उस तरह के से होते ही हैं कवि। अगर वैसे न हों, अर्धविक्षिप्त प्रायः, तो फिर कविता नहीं आती। क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों का गणित गणित के हिसाब से लगाने लगते हो, जब गणित का गणित छोड़ के आप आगे बढ़ो, तो फिर सारे समीकरण और सारी ज्यामिति बदल जाती है। आपको गोल चतुर्भुज लगने लगता है, चतुर्भुज त्रिभुज लगने लगता है। और सरल रेखा क्या होती है, ये आपको ही बताऊं, उस दिन आपके साथ बात हो रही थी, एक गज़ल मैंने कही थी, वो आपको बाद में सुनाऊंगा। उसमें एक तुकांत, उसका एक काफिया मिस हो रहा था। तो रात में हम लोग कई बार, अनूप जी और मैं, बहुत लंबी लंबी बात करते हैं। घंटा कब बीत गया, 2 घंटे कब बीत गए, पता नहीं लगता। मैं तो निशाचर हूँ, मैं रात में भी जागता हूँ। तो वो जब उनके लिए दिन होता है, तो वो निश्चिंत होते हैं और बातें इतनी सरस होती हैं। तो उसमें एक वृत्तांत रह गया था, तो वो बहुत मैंने कैसे निर्वाह किया। बहुत ही उसमें वृत्तांत मैंने लिया था, अनूप जी बता रहा हूँ आपको कि मैंने वृत्तांत लिया था, पर मैंने वो वृत्तांत के बजाय काट के दृष्टांत कर दिया था। और मुझे जब इन्होंने कहा वृत्तांत रह गया, मैं नहीं नहीं, वो तो मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन वो ध्यान आया कि वृत्तांत काट के दृष्टांत कर दिया था। अब दिमाग चलने लगा कि अब जब इन्होंने वृत्तांत कहा है, और ये मेरा अभी 4 5 6 दिन बाद मेरे साथ बातचीत करने वाले हैं, तो उसके घंटे भर के अंदर मैंने एक शेर और बनाया, बाद में बताऊंगा आपको। खैर, और मुझे लेकिन चीज़ें आपने बड़े इफ़ेक्टिव एसोसिएशंस के साथ आगे बढ़ती हैं। हमारे भावात्मक साहचर्य, किससे क्या जुड़ जाए, तीसरी चीज़ निकल आए। अशोक जी उस गजल पे आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपने क्योंकि बात उठाई है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गजब के काफिया आपने उसमें इस्तेमाल किए हैं। और जब आपने वृतांत वाला शेर बना लिया था तो मुझे याद है वो उस समय मेरे यहाँ पे 2:30 बजे थे रात के, आपका फोन आया था उसी समय। हुँ। तो हाँ, चलिए तो आपकी यहाँ कविता पे आते हैं अशोक जी। तो एक बात जो आपने मैंने सुनी और मुझे मालूम है कि आपको जहाँ एक तरफ तो मुक्ति बोध ने आपको प्रभावित किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चार्ली चैपलिन की भी आप बात करते हैं। तो जी। चार्ली चैपलिन का जब बात होती है तो मुझे उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म ग्रेट डिक्टेटर में एक बहुत एक सभी को मालूम होगा, एक बड़ा अच्छा सीन है जिसमें चार्ली चैपलिन लोग को अपने हाथ में उठाते। लेकर एक बहुत ही सुंदर सा एक नृत्य करते हैं, एक बैलेंसिंग एक्ट। तो जब मैं वो देख रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों आपका ध्यान आया, और वो ध्यान इसलिए आया कि ठीक इसी तरह आप भी शब्दों से खेलते हैं। तो शब्द जो आपने हैं वो बहुत आपके सही चारों सही तरफ सही घूमते हैं और आप उन्हें इतनी कुशलता से इस तरह से कतार में खड़ा कर देते हैं कि उनके नए अर्थ निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे आपने कहना चाहेंगे आप? जी, जी मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि आपने चार्ली चैपलिन की याद दिला के मुझे अपनी वह जो समझ है, उसको बताने का मौका दिया है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हास्य व्यंग्य की कविता में किससे प्रभावित हैं? पहला तो मैं नाम लेता हूँ, वही प्रभावित तो बचपन से मैं अपने पिता की कविता का रहा। एक हद तक फिर और इधर-उधर का ज्ञान मिला, और कवि मिले तो कुछ और
से प्रभावित हुआ, लेकिन मैं अगर कहूँगा कि मेरे कितने गुरु हैं, तो मेरे 3 मूल गुरु हैं। एक तो मेरे पिता, दूसरे गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका हास्य से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन वो मेरी हास्य कविताओं के मूलाधार हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं किन्हीं परछाई से प्रभावित नहीं हुआ, मैं किन्हीं शरद जोशी से उनका प्रशंसक रहा, लेकिन जिन्होंने मुझे बनाने में योगदान दिया, मैं भारतेंदु को भी नहीं कह रहा, मैं उस भारतेंदु काल के लोगों को नहीं कह रहा, मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल के लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन मुक्तिबोध को जब मैंने 68 में एक किताब मिली थी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, मैं भाई साहब घूम गया था फिरकनी की तरह। उनके जो शब्द युग्म उन्होंने बनाए, संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक उद्देश्य, एक बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी जो भारतीय काव्यशास्त्र को और आगे ले जाती थी, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। तो एक तो मुक्तिबोध। अब मुक्तिबोध आपको हास्य कविता की प्रेरणा कैसे दे सकते हैं? तो उनकी कविताएं एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के आत्मसंकट को रेखांकित करती हैं, और उनका जो एक चरित्र है ब्रह्म राक्षस, वो नहाता है प्राक्तन बावड़ी में और संस्कृत की गालियाँ सुना रहा है, और उसको आत्मग्लानि है, देह छाती मुँह छपाछप कर रहा है साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल, कितनी भी सफाई कर ले नहीं साफ होता, और सारे शास्त्रों का और सारे सिद्धांतों के सिद्धों के अंतों की व्याख्या करते हुए वो समझ इतना अहंकारी है कि अगर सूरज आता है तो समझता है कि वो नमस्ते करने आया है, अगर चंद्रमा आया है तो वो लगता है कि वो घाव पे पट्टी बांधने आया है। कोई बात नहीं, सब विनत हैं उसके आगे। तो मुझे इस इतना सेटायर, इतना इतना तगड़ा व्यंग्य उस कविता में है, और फिर एक आत्मस्वीकार है उस ब्रह्म राक्षस का, और उस व्यक्ति का जो प्राक्तन बावड़ी में टहलते टहलते पहुंच गया था, और उसने ब्रह्म राक्षस को कंटीले विवर में पक्षी के समान फड़फड़ाते हुए देखा, और वो पक्षी मर गया। और उसमें एक बात कहते हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ। ब्रह्म राक्षस क्यों नहीं पवित्र और क्यों नहीं काम्य है? क्योंकि उसके प्राण में संवेदना है स्याह। तो अगर ऐसे महान गुरुओं की प्राण में संवेदना स्याह है, तो मैं उनका सजल उर शिष्य बन के उस जनता तक पहुंचना चाहता हूं, जिससे मेरी सीधी बात हो सके, न कि एक अप्रत्यक्ष विधान के काव्य को ही मैं अपना अनुकरणीय शैली शास्त्र बना लूं। तो मुक्तिबोध की सारी कविताएं मुझे बहुत ऊर्जा से भर देती हैं, ऊर्जस्वी कर देती हैं। दूसरी तरफ आपने लिया हमारे चार्ली चैपलिन का नाम। मैं और सुधीश पचौरी चार्ली चैपलिन की फिल्में देखने के लिए चाणक्य सिनेमा पे जाया करते थे 70 के दशक में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलती हुई पूरी दुनिया में हिटलर के तानाशाह रवैये को देखने के बाद में धरती को उन्होंने अपने अंगूठे की नोक पे रख के, पैर के अंगूठे की कभी ऊपर उठाया, कभी इधर से उठाया उधर। तो खेल है ये, यानी किसी भी अपने आप को सबसे बड़ा मानने वाला इंसान दुनिया से बॉल का काम ले रहा है ना। इस तरह का हास्य के माध्यम से कटाक्ष करने का जो एक चाक्षुष बिंबों के माध्यम से प्रयत्न था, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। तो मैं मानता हूँ कि चार्ली चैपलिन मेरे तीसरे गुरु हैं। बाकी तो सभी गुरु हैं, महागुरु लोग हैं, मिलते हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं इनसे अंदर तक प्रभावित रहा हूँ, और अपनी रचना धर्मिता पर इनके प्रभावों को स्वयं जानता हूँ। लोग जाने न जाने, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ इनसे प्रेरित हुआ। बहुत बहुत अच्छे अशोक जी। तो मेरा सवाल यही होने वाला था कि मुक्तिबोध को आपने कितनी सरलता से समझाया है, और मुक्तिबोध और चार्ली चैपलिन में और हास्य कविता में एक कॉमन ग्राउंड देखने के लिए एक बहुत ही एक तीखी दृष्टि की जरूरत होती है, जो आप में निश्चित रूप से है। तो दरअसल उनके साथ अन्याय ये हुआ अनूप जी कि उनको कहा गया कि बड़े उलझे हुए हैं और अप्रत्यक्ष विधान इतना है, समझ में नहीं आते हैं, और मध्यवर्गीय अपनी असुविधाओं के जाले में घिरे हुए हैं।
तो उनको समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझना भारी पड़ता है। मुक्तिबोध को समझना आपको व्यक्तिगत रूप से व्यथित करता है और आपको के अंदर गिल्ट भर सकता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, लिया बहुत ज्यादा, दिया बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लो हित पिता को घर से निकाल दिया, जन्मन करुणासी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, उदरम भर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनाप से तन गए, लिया बहुत ज्यादा, दिया बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। अब बताइए इसमें कौन सी कविता जो आपको समझ में नहीं आएगी? लेकिन ये हमें अपनी ओर झांकने को मजबूर करती है क्योंकि वो कहते हैं तय करो किस ओर हो तुम, सुनहले ऊर्ध्व आसन के दबाते पक्ष में, या अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन, तय करो किस ओर हो तुम। और उन्होंने जो संविधान बनाया, हम संविधान पे इतनी बहसें करते हैं, मैं समझता हूँ कि भारत के लिए इससे बड़ा कोई संविधान हो नहीं सकता कि हमें करना क्या है अपने देश के लिए। उन्होंने कहा कि समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में, समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में, सभी मानव सुखी सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। क्या बात है। बस ये ठीक कर दो तो देश का संविधान खुश हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अशोक जी, कभी अब करेंगे विस्तार से मुक्तिबोध की बात। अब आपके एक और बिंदु की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा, और जिससे कि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और वो बिंदु ये है कि आपने जिस तरह से तकनीकी को अपनाया है वो बेमिसाल है। आप मूलतः आप कविता से आते हैं, और मेरा जो विषय रहा है वो तकनीकी है। लेकिन जब मैं आपसे मिलता हूँ और आपको मैंने देखा है, मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। तो मैं जैसे सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा, जब हमने 2007 में एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन हमने किया था, एक तो मैं वो मुझे याद आ रहा है। दूसरा, जी आपने जिस तरह से यूनिकोड को आपने जिस तरह से आगे आप लेकर आए हैं, उसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आपने जो सबसे पहले जो पत्रिका निकाली थी, वो पब्लिशर या किसी सॉफ्टवेयर के बिना यूनिकोड में निकालने वाले आप सबसे पहले थे। गगनांचल जब आपने निकाला, वो पहला प्रयास था एक पत्रिका को यूनिकोड में निकालना। तो मैं इन बातों को रेखांकित करना चाहूँगा, और आप बताएंगे कुछ कि ये आपका कविता से और साहित्य से जुड़े रहने के बावजूद तकनीकी में इतना रुचि आपकी कैसे रही, और उसके बारे में कुछ बताइए। अनूप जी, जैसे कि हमारे समय के माता पिता होते थे उनको लगता था कि या तो हमारा पुत्र या पुत्री इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो जब तक साइंस नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी और आर्ट साइड में कोई बहुत रोज़गार है नहीं, ऐसा चाहा जाता था। तो मुझे विज्ञान पढ़ाया गया। जब तक मैं विज्ञान और गणित पढ़ता रहा, मैं 2म दर्जे का छात्र मीडियोकर रहा। हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी आई, लेकिन इंटर में नहीं आई। फिर कहा गया कि साइंस पढ़ो, तो बीएससी करने भेज दिया गया। तो वो 1 वर्ष मैंने बीएससी का किया, लेकिन गणित में मुझे पहले पत्र में ही पता लग गया कि मुझे नंबर नहीं आने वाले हैं, आएंगे तो बहुत कम आएंगे। तो फट से मैंने क्या किया कि मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसकी टंकी में पूरी एक रात बैठा रहा कि मुझे बुखार आ जाए। टेलीफोन थे नहीं, बुखार नहीं आया। कसरतें भी करते थे, व्यायाम भी करते थे, योगाभ्यास भी करते थे। तो वो टंकी में बैठने से तो आनंद ही आया, बुखार नहीं आया। फिर कहीं सुना था कि प्याज की गांठ बगल में दबा लो तो बुखार आ जाता है। तो बदबू आई लेकिन बुखार नहीं आया। फिर उस समय एक मेथेड्रिन नाम की गोली खाई जाती थी रात में जगने के लिए, ताकि आप पढ़ाई कर सको। तो मेथेड्रिन की 4 गोली खाते ही तो सब कुछ शुरू हो गया। और फट से निहाल चंद मेरा एक दोस्त था, एक और भी दोस्त था भरतपुर का, उन्होंने टेलीग्राम दिया, सीरियसली इल कम सून। अब वो मथुरा में था, मथुरा से हाथरस गया, पिताजी आ गए और पिताजी ने ठीक वही वाक्य बोला जो मैं सुनना चाहता था। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, अभी तुम्हारी उम्र कोई ख़ास नहीं है, इस साल ड्रॉप कर दो। हम तो लगा ठीक हूँ, क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है, अब हॉस्टल में जाते हो तो ख़र्चा होता ही होता है,
तो मुझे ये बड़ा अपराध बोध था कि भाई पिताजी के खर्च कराए इतने पैसे और हम कुछ न कर पाए। तो अगले वर्ष जब फिर उन्होंने भेजा कि बीएससी करो, जाओ हॉस्टल में रहो, तो मैंने कहा जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बीए कर लूँ, तो फिर मुझे मथुरा भी नहीं जाना पड़ेगा, मैं हाथरस में ही रह के, यहाँ तो आर्ट साइड बहुत अच्छी है। तो उन्होंने, अनूप जी और सारे मित्रों, इतना सा भी पल का समय नहीं लगाया। हाँ हाँ ऐसा कर लो जैसा तुम्हारा मन है। अरे मैं तो बहुत अंदर से खुश हो गया। तो वो एक विद्यार्थी जो बीएससी करने में अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था, यहाँ आते ही तो मैं टॉप करने लगा, सबसे ज़्यादा नंबर आए बीए पार्ट 1 में। तो फिर आत्मविश्वास लौट आया और फिर मैं एकदम अपने अदम्य क्षमताओं के साथ आने लगा। लेकिन वो एक वर्ष जो साइंस पढ़ी थी, उसमें जो फिज़िक्स थी, उसमें जो केमिस्ट्री थी, उसने मुझे एक फिल्मकार बनाने में और तकनीक की ओर और झुकाव मेरा चुंबकीय करने में उस एक वर्ष का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। फिर तो मैं फिल्म में होता ही क्या है, लाइट एंड साउंड। फिज़िक्स में क्या होता है, लाइट एंड साउंड। उसमें क्या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एक बड़ा लंबा प्रकरण है। फिल्म इंस्टीट्यूट में मैं गया था, जगह जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया करते थे। तो एक अवसर आ रहा था कि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में स्क्रीन प्ले राइटिंग के कोर्स में चला जाता, लेकिन चूंकि मैं पिता से कह चुका था कि बीए करूँगा और फिर उनसे कहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ पूना, तो बात न बनती। इधर हमारा एक प्रिंटिंग प्रेस भी था जिसको मैं संभाले हुए था, मैं अपने छोटे भाई के साथ। तो कुल मिला के जहाँ जो होना होता है वही हुआ। और हिंदी साहित्य के साथ साथ मेरी रुचि उसी ज़माने से आकाशवाणी से जुड़े होने के नाते एक अलग माध्यमों की खोज को अपनाने लगी। तो मेरा मीडिया के प्रवेश का पहला द्वार आकाशवाणी है, जिसने मुझे वाचन शैलियाँ, नाट्यकर्म, रूपक निर्माण, ध्वनि से दृश्य बनाने की क्षमता पैदा करना, जिसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे सहयोगी रहे। ठकार साहब, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया संगीत के बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में, साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में। माइक्रोफ़ोन के साथ दोस्ती करना उन्होंने सिखाया कि माइक्रोफ़ोन के साथ कितने निकट आओ, कितने दूर जाओ, ऑफ द माइक कैसे बोलो कि तुम्हारा आवाज़ माइक में जाके एक ब्लास्ट न बन जाए। तो श्रेष्ठता के लिए, उत्कृष्टता के लिए और संपूर्णता के लिए आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, और जितने हमारे कवि इस संवाद को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं मुख से अपनी वर्णमाला के सारे वर्णों का उच्चारण करता हूं, तो मेरे दिमाग के कंप्यूटर में ये रहता है कि कौन अल्प प्राण ध्वनि है, कौन महाप्राण ध्वनि है, कौन 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 को महाघोष है, कौन कोई संघर्षी ध्वनि है, और किस प्रकार से कितना थ्रो आपके मुख से निकलने वाली वायु का माइक तक जाता है। तो पवर्ग सबसे खतरनाक होता है। प फ फ बोलेंगे तो इतना निकले, प फ ब भ, भ बोलते ही तो ब्लास्ट हो जाता है। तो जो सेंसिटिव माइक होते हैं, तो अगर आएगा मैं भारत भा, इधर बोलूँगा र, तो ऐसे बोलूँगा। तो ये एक अपने आप ही हो गया है, मैं अब सोचता नहीं हूँ। जैसे कोई सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां साहब जब तार पे उंगली रखते हैं तो उन्हें पता होता है यहाँ से सा निकलेगा, यहाँ कोमल नहीं, यहाँ गा धा, और सड़क के पूरी उंगली वहीं जाके लगती है टनाटन उसी सुर पर। तो कान उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो कान का मॉनिटर आपको अपने वाचन कौशल को दुरुस्त करने में बहुत बड़ा योगदान देता है, वही सुरीला बनाता है आपको। अगर सुर कान में ना पड़े तो कैसे आप समान वाद्यों के साथ गा सकते हो। तो लय, ताल, इन दोनों के साथ जो ताल है, जो हृदय की ताल है, वो मिल जाए तो फिर कमाल हो जाता है और आदमी संस्कृति से माला माल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अशोक जी, मैं जो आपने कहा कि आपने विविध क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए और सभी में आप शीर्ष पर पहुंचे, तो मुझे एक मैं सिर्फ इसको कोट करना चाहूँगा। मुझे जो स्नेहा ने एक बार कहा था, तो स्नेहा ने कहा था कि मेरे पापा अगर मोची होते
तो वो सबसे सबसे अच्छा जूता बनाते। तो मेरे ख्याल से इससे इससे प्यारी सी बात और इससे सही बात आपके बारे में जी, नहीं कही जा सकती कि आप जी, जिस जब वो 4-5 साल की थी, 4-5 साल की थी, तब उसने अपने किसी दोस्त को बता रही थी कि मेरे पापा मोची होते ना तो सबसे अच्छा जूता बनाते। जूता बनाते। तो वो बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है मेरे लिए। जी, बच्चों के साथ मेरे संवाद बने रहते हैं और मैंने कभी उनके जीवन में दखल नहीं दिया और उन्होंने मेरे जीवन को बहुत अच्छा बना दिया। मैं तो गुरुओं को गिना रहा था, 3 गुरु नहीं, चौथा गुरु हमारा बेटा है। इस कंप्यूटर में, तकनीक में उसको भी कान छू के याद करना चाहिए अनुराग को, क्योंकि क्या हुआ, मैंने एक फ़िल्म बनाई, उससे 2 लाख रुपया मिला 94 में। अब 2 लाख रुपया मेरे पास था। तभी मैं 93 की बात है, अमेरिका पहली बार गया था, जी, श्री डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के साथ। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा समय बीता। हम 1 महीना रहे और हमारे पास एक फ्री टाइप की टिकट थी, जी, स्टैंड बाई टिकट। हमने जितना अमेरिका सन 93 में देखा, उतना आज तक नहीं देखा। अभी तो किसी काम से जाते हैं, लौट के चले आते हैं। तो वहाँ डॉक्टर गिरीश जौहरी साहब थे और जी, मेरे बेटे ने कहा था कि पापा मुझे एक्सटी दिला दो। एक्सटी माने 286 जो 26 असेंबल्ड कंप्यूटर होता है। तो गिरीश जी बोले आप क्या बात कर रहे हैं अशोक जी, 386 ऑब्सोलीट हो गया। 80 आ गया था। 486, 486 लीजिए, 486। अब हम तो 286 एक्सटी वगैरह थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि बेटे ने जो डॉस कमांड्स होती थी उनको सीखना हमने शुरू किया। अब डॉस साहित्य का आदमी डॉस की प्रोग्रामिंग और सी लैंग्वेज की जिज्ञासाएं रखता हो तो आप मानेंगे कि 93 में वो कोई कम काम नहीं था। लेकिन मैं अगर पूछूं एक बात अनुराग से, स्लैश दिस एग्जिट स्लैश ये स्लैश लगा लगा के मैं भूल जाऊं कि तीसरा स्लैश के बाद क्या लगाना था, क्या लिखना था, तो दूसरी बार बता दे। तीसरी बार पूछूं तो वो कहता था कि पापा यू आर ए वेरी स्लो लर्नर। और उसने मेरा एडमिशन साउथ एक्सटेंशन में NIIT में करा दिया। तब अशोक ये जी, हम विंडोज लोग 3.1 नहीं आया था। अशोक जी, हम लोग आपकी कुछ डॉस। कविताएं भी सुनना चाहेंगे। अब जी। और और अगर आप मेरी रिक्वेस्ट सुने तो एक ऑक्सफोर्ड टीम में आपने कविता सुनाई थी, गलियों गलियों के अंदर गलियां। और एक दूसरी हम्म। कविता मुझे बहुत प्रभावित, जो आपने ये 50-55 की उम्र वालों के ऊपर एक उस उम्र में एक बड़ी वायरल हुई थी। ये दो कविताएं अगर आप यहाँ प्रस्तुत करेंगे तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, गलियों वाली कविता आपने सुनी है, मुझे भी बड़ी प्रिय है वो कविता। पर मैं एक राजमार्ग की कविता सुनाता हूँ आपको, छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता है, इसी कोरोना काल में लिखी है। भले ही आप भारत में न रहते हों, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के नाते आप सबको पता है कि लाखों मज़दूर अपना काम छूट जाने के बाद अमानवीय व्यवहार देखते हुए वो मालिक जो उनके श्रम से अपना कारोबार चलाते थे वे भी बेरुखे हो गए, तो इनको लौटना पड़ा। लौटना पड़ा तो एक 4 पंक्तियों का मुक्तक है कि इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है। वाह वाह 1300 किलोमीटर दूर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, बस ये तो रहा सामने अपना ही गांव है। क्या यानी इतना दूर है, लेकिन चूंकि 1300 किलोमीटर बाद उसे उसका परिवार मिलेगा, तो वो उत्साह और वो ऊर्जा उसको चलने की प्रेरणा देती है। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छाँव है, बस ये तो रहा सामने अपना ही गांव है। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं। चौथी पंक्ति में ध्यान चाहूंगा, बात है, जा क्या रहा बात है। है, घर पहुंच जाएगा। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं, छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव है। छाले नहीं है पाँव में, छालों में क्या पाँव बात है। तो जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उसका उपचार बन जाता है और लगता है कि कालीन पे चला जा रहा है। तो वो दृश्य जिसमें संवेदनाओं की इतनी छटाएं देखने को मिली, वो अद्भुत समय बीता जिसमें प्रकृति तो प्रसन्न थी और इंसान सन्न था। चिड़ियाँ आ रही थीं, गौरैयाँ मिल रही थीं, चहचहाहट सुनने को मिलती थी और हरियाली खिली हुई थी। मार्च का महीना था, फूलों से लदा हुआ था हमारा पूरा
पार्क, क्योंकि कोई फूल तोड़ के नहीं ले जाता था, कोई निकल के नहीं आता था, लेकिन चिड़ियाओं ने जो रंगल मंगल किया वो अद्भुत था। तो अशोक जी, अच्छा, कविताओं मुझे की एक बात हो रही है, तो उस पे भी आई जाएं फिर हम लोग, जो आपने सुनाई थी, तुम्हें बताऊं कई दिनों से चित नहीं है कांत मेरा। तो मेरा ये हाँ सोचना है कि आपकी जो पॉपुलर कविताएं हैं वो तो सब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और वो हम लोग सुन सकते हैं। तो आज आपसे कुछ ऐसा सुनना चाहेंगे जो आप अक्सर नहीं सुनाया करते और जो कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। तो जैसा आपका मन हो आप सुनाइए। चलिए, एक क्या है कि ये हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, सितंबर का महीना है, और अपनी अपनी मातृभाषाएं अगर हिंदी के साथ न जुड़ी होती तो हिंदी समृद्ध न होती। ब्रजभाषा का और अवधी का, बैसवारी का, इन सारी बहुत सारी बुंदेलखंडी का, मगही का, मैथिली का, इन सब का योगदान रहा है। तो मुझे अब पिछले दिनों से, पिछले 10 साल से अपनी ब्रजभाषा से बड़ा प्यार बढ़ गया है। एक कॉलम भी लिखता हूँ मैं, चौरे चंपू साप्ताहिक कॉलम है, जिसमें चाचा बोलता है ब्रजभाषा और चंपू खड़ी बोली बोलता है, ताकि सबकी समझ में आ जाए। लेकिन अब मैंने उसमें ब्रजभाषा का इनपुट बढ़ा दिया। एक टुकड़ा जो है वो सुनाने में मज़ा आता है मुझे, जी जी, स्वागत। कि वो YouTube पे मिलता है काफ़ी, लेकिन यहाँ भी सुन लीजिए जी जी तो अपनी भाषा का आनंद ले लूँ। जी मथुरा वृंदावन हाथरस खुर्जा। जी जी। तो चाचा पूछता है, चौरे चंपू जे मेट्रो रेल मथुरा ताईं आए जाए तो हमें अनाउंसमेंट कैसे हो करो जो बता, है ना? जी जी। मेट्रो रेल मथुरा तक आ जाए दिल्ली से तो उसमें अनाउंसमेंट कैसे होगा? बोल, सुन लो कैसे होगा। राधे राधे, जे मथुरा मेट्रो है, जा में आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली प्याऊ को है। दरवाजा उल्टे हाथ माऊ खुलेंगे, जिनको हुली दरवाजे की बेणई या सलसंगर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे फट्टे सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजा जानते चिपकने की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। गुटका खाएबे की और बीड़ी है पीवे की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया ते तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकू हैं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो गयो तो तबीयत ते खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़ेन को पहले जगह दइयो, ईमानदारी ते टिकट लेके चलबे को काम है। ज्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे राधे क्या बात, राधे क्या राधे। बात, क्या बात, क्या बात। तो अच्छा, और मेरे ख्याल से आपके समापन के कारण आप याद दिला रहे हो मुझे वो 2 गज़लें, जी, लेकिन कविताओं का सिलसिला चला है तो एक कविता और सुनाता हूँ आपको, आपकी जो इसी आपकी काल आपकी में पसंद। लिखी गई है। बहुत बहुत शानदार कविता सुनाई। राधे राधे सर, प्रणाम आपको। राधे राधे। देखिए, आपकी नई किताब का एक बात भी जरूर करना बताइए आप, चाहेंगे क्योंकि बच्चों को जो हाँ, बच्चों के लिए एक बात जरूर आपने कही कि मेरे पिताजी ने मुझे तुरंत कह दिया कि तुम ये कर लो। आजकल जी के बच्चों को नहीं कहते पिताजी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे अनुरोध जी करता हूँ जी। कि कभी संदेश दीजिए ऐसा कि अपने बच्चों की काउंसलिंग करना चाहिए खुद, कि आपको क्या करना है। काउंसलिंग की भी जरूरत नहीं मैं है अगर प्रणाम आपके करता हूँ। बच्चे स्वयं विवेकी हैं तो। मैं आपको जी बताऊं, मैंने अपने बच्चों को सारे सुविधाएं दी, उनको किसी चीज़ की कमी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होने दी, और उनको जहाँ जाना हो। और न मैंने अपने शादी ब्याह के लिए कोई अपने जीवन मूल्य उनके ऊपर ला दे। देखिए, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अभी कुछ 10-15 दिन पहले, आज 14वां दिन है, मैं नाना बन गया हूँ। और ये कितनी बड़ी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी बिटिया बहुत स्नेहा, शुभकामनाएं आपको। जी अरे साहब, निवेदन है जैसी कि मुझे आप खबर मिली ना, खबर मिले मुंह से, मैं आपको बच्चों की तरह बताता हूँ, दरवाजा बंद करके मैं नृत्य करने लगा, नृत्य। ये जी इस जी, बात को बिल्कुल आपको हमारे प्रणाम विजय जी। भाई समझ सकते बहुत जी हैं। जी जी, मैं बहुत निवेदन नृत्य प्रणाम। करने लगा। मैं गाँव मालूम है क्या गा गाँव रहा में। था? क्या गा रहा था बताऊं? जी, अशोक जी निवेदन है कि आप कोरोना समाज की ये मेरे गाना सुन लीजिए साहब। मैंने जो अपने देवते के लिए के समाचार को प्राप्त करने के बाद मैंने तत्काल अपने एकांत में नृत्य करते हुए गाया था। कोरोना की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी,
अपनी किस्मत चमकी ऐसी, साला मैं तो नाना बन गया, नाती के स्नेह में सन गया, याहू। अकेले में जिस कवि के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, याहू करके नाच रहा था, और मैं परम प्रसन्न, अभी भी दिन में उसको गोदी में लेके बैठ जाता हूँ। खैर, मैं जो एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, और क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में ये कविता मेरी उस पुस्तक में छपी है जो इस कोरोना काल में आई है, गई दुनिया नई दुनिया, तो मैं सुना देता हूँ। मुझे उसे सुनाने में मजा आता है, बच्चों की शैली में लिखी हुई कविता है। स्वागत। और कल्याण नाम की एक पत्रिका आया करती थी पहले, सब जानते होंगे जो 50 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के हैं, या 60 वाले तो 100% जानते होंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से आती थी वो, उसमें पढ़ो सीखो और करो नाम का एक कॉलम हुआ करता था, तो बड़ी शिक्षाप्रद कहानियाँ उसमें होती थी। तो उस कहानी को मैंने अपने तरीके से अपने अंदाज में लिखा है, और इसलिए कि निराशा जीवन में, अवसाद जीवन में नहीं आना चाहिए। बढ़ जाता है साहब, हर आदमी के अंदर इन दिनों इतनी निराशा व्याप्त है कि अगर आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी तकलीफ़ों में घुसना चाहेंगे, तो एक अदद निराशा हट जानी चाहिए। सुनाओ कविता? स्वागत है जी। जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला। जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला। वे लगे कुएं के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदकते थे कुएं की मेड़ पर, कुछ लगे आपस की छेड़म छेड़ पर। नाचने और कूदने में मस्त थे, अगली पंक्ति देखिएगा, नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से दो जो स्वस्थ थे। खिलखिलाकर सभी टर्राने लगे, जो गिरे थे डर से थर्राने लगे। थी निकल आने की उनकी ख्वाहिशें, कुआं गहरा था न थी गुंजाइशें। सतह चिकनी सीढ़ियां भी थी नहीं, जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तत्पर था निकलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए। कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से। दृश्य ऊपर का विकट घनघोर था, मेंढकों का झुंड करता शोर था। देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी, एक मेंढक ने कुटिल फप्ती कसी। अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं, टांग लंबी हैं मगर असमर्थ हैं। कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे। अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यूं ही थक कर मरो। अब हमारा कथन यही परोक्ष है, आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है। सभी मेंढक मिलके चिल्लाने लगे, मौत मातम मरसिया गाने लगे। डूब जा डूब जा डूब जा रे, दूर हैं जिंदगी के किनारे। तुम हो मेंढक नहीं तुम हो उल्लू, डूबने को तो काफी है चुल्लू। डूबे किस्मत के सारे सितारे, डूब जा डूब जा डूब जा रे, दूर हैं जिंदगी के किनारे। अभी एक बच्चा मेंढक बोला, दोनों डूबो जल्दी जल्दी, इतनी देरी कैसे कर दी? शोर कुएं में निराशा भर गया, एक उनमें से तड़प कर मर गया, दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं। मृत्यु का डर भी उसे लागा नहीं, है निकलना मन में इतना ठान कर। सांस खींची टांग लंबी तान कर, मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल। भींच कर मुंह संजो ली ताकत सकल, देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया। एक दिव्य छलांग मारी, आ गया लो आ गया, जी छा गया। दे रहे थे जो अभी तक गालियां, अब बजाने लग गए वे तालियां। सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। वो उछलना क्या था एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी। कुएं में गूंजा उसी का कहकहा, मेंढकों की भीड़ से उसने कहा, हूं तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया। वो नकली बहरा बन के बोला।
हूं तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया। आपने जो काम ऊपर से किया, सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी, पर इशारों से मेरी हिम्मत बनी। आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूं कैसे गाने गाए हैं। शीघ्र आता समझ में पाता अगर, लय में हिलते हाथ तो देखे मगर। आपसे ही बल मिला, संबल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला। आप सबका दिल से आभारी हूं मैं, करूंगा सेवा ये व्रतधारी हूं मैं। वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े ग्लानि से मज्जित हुए। भाई भूल जाना तुम हमारे पाप को। वो नकली बधिर बोला, अजी सुन न पाया आपको। बधिर बोला, सुन न पाया आपको। दोस्तों तुमने सुनी ये दास्तां, दोस्तों मन में गुनी ये दास्तां। सीख ये पाई कि खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो। हर निराशा के लिए बहुत अच्छे, बहरे बनो। बहुत अच्छे अशोक जी, इतना सरलता से एक जीवन का संदेश दिया है आपने। असंभव परिस्थितियों में निकलने का रास्ता आपने दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अशोक जी आप चाहें तो अपनी पसंद की, परवेश जी ने कुछ कविताओं का आग्रह किया है, और जो आप मन से आप सुनाना चाहें आपकी कविता के देखिए साथ। पहले तो आपने जो कहा जी एकांत वाली कविता जी वो ऐसे ही झटके में लिखी हुई कविता थी, जी, स्वागत है। गजल नुमा गजल है। जी जी हम सब इस तरह की भावनात्मक ऊहापोह की लहरियों से निकल के आए हैं और अभी भी उन लहरों में ही डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। तुम्हें बताऊं कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। तुम्हें बताऊं कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। तुम्हें सुकून मिले तो रख लो थोड़ा सा एकांत मेरा। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें बताऊं कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। तुम्हें सुकून मिले तो रख लो थोड़ा सा एकांत मेरा। अब देखिए एक तकनीकी शेर है, जी तकनीकी नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में। सॉफ्ट पलों की हार्ड डिस्क का हैक हुआ सारा डेटा। निखिल जी सुन रहे हो तो क्या बात आनंद लीजिएगा। सॉफ्ट पलों की, सॉफ्ट पलों की हार्ड डिस्क का हैक हुआ सारा डेटा। पासवर्ड सबको मालूम है, अब कुछ नहीं नितांत मेरा। पासवर्ड सब कुछ मालूम है, अब कुछ नहीं नितांत मेरा। और अगला शेर है कि नाटक में कविता हो चाहे कविता में कुछ नाटक हो। वाह। नाटक में कविता हो चाहे कविता में कुछ नाटक हो। पहले तुम्हें दुखांत लगेगा, नाटक मगर सुखांत मेरा। पहले तुम्हें दुखांत लगेगा, नाटक मगर सुखांत मेरा। और वो शेर जिसमें मैं वृत्तांत लाया था पर मैंने दृष्टांत कर दिया, वो ये था कि एक सिकंदर के चोले में मस्त फकीर कलंदर है। एक सिकंदर के चोले में मस्त फकीर कलंदर है। पूछे कोई कौन भला वो, रख देना दृष्टांत मेरा। पूछे कोई कौन भला वो, रख देना दृष्टांत मेरा। बहुत खूब। और एक आजकल के मंचों पर उसका यथातथ्य चित्रण है कि मैं माइक पर खड़ा हुआ हूँ, वो गुमसुम बैठा पीछे। मैं माइक पर खड़ा हुआ हूँ, वो गुमसुम बैठा पीछे। इधर तालियां मगर उधर वो चाह रहा कवितांत मेरा। मैं माइक पर खड़ा हुआ हूँ, वो क्या क्या गुमसुम कहा बैठा है। पीछे। इधर तालियां मगर उधर वो चाह रहा कवितांत मेरा। और नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं। बहुत नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं। गूंज उठे तो उसे सुनो मत, ऐसा है सिद्धांत मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे चक्रधर बोला अर्जुन, महासमर मैंने जीती। नाम लिया जाता है फिर भी क्यों तेरे उपरांत मेरा। अंत मेरा। वाह क्या बात, क्या अरे चक्रधर बोला अर्जुन, महासमर मैंने जीती। नाम लिया जाता है फिर भी क्यों तेरे उपरांत मेरा। और अब वो शेर जो इन्होंने अनूप जी को इसका श्रेय जाता है। और इन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि आपका जो है
आपका जीवन जो है उस दिन जानना चाहते हैं। अब जीवन में मेरा तो खुला मामला है, कोई ऐसा नहीं छिपाने लायक। तो भी एक देखिए कौन कौन सी शक्तियाँ आपके शब्द समायोजन में कल्पनाओं को फैंटेसी बनाती हैं और फैंटेसी को फिर से उतार के सरल सहज संप्रेषणीय बना के आना चाहती हैं। तो इस शेर में मैं कहूँगा कि मेरी पूरी जीवन यात्रा है सर। खुर्जा में जन्म हुआ, वहाँ से आगे हम हाथरस, हाथरस से आगे मथुरा, तो त्रिभुज बन गया। फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली से खुर्जा पास है तो एक चतुर्भुज बन गया। तो एक चीज मैं आपको कहना चाहूँगा, यूरी नगीबिन नाम के एक रूसी कथाकार हुए हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी है, मेरा दागिस्तान। तो उन्होंने, उनकी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है कि एक गांव था और गांव थोड़े पहाड़ी पे था। स्कूल थोड़ा दूर था क्योंकि पहाड़ से तो जा नहीं सकते थे स्कूल, तो मुख्य सड़क पे जाना पड़ता था, फिर घूम के जाते थे और तब स्कूल पहुंच पाते थे बच्चे, तो समय लगता था। तो बच्चों ने खुद एक रास्ता बनाया, अपने नन्हे नन्हे पाँवों से घास को रौंदते हुए एक पगडंडी बन गई जो किसी नाले को पार करके स्कूल बहुत जल्दी पहुंचा देती थी बच्चों को। तो वो बहुत कम समय में कूदते फांदते पहुंच जाते थे। और अध्यापक ने पढ़ाया कि सरल रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी को सरल रेखा कहते हैं, ऋजु रेखा कहते हैं। कमाल है। तो वो जो ऋजु रेखा थी बल खाती हुई, वो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली न्यूनतम दूरी थी, उससे कम दूरी में स्कूल पहुंचा ही नहीं जा सकता था। तो देखिए आप किस नजरिए से देखते हैं। अब वो शेर सुनाता, त्रिभुज बना ऋजु रेखाओं से, त्रिभुज बना ऋजु रेखाओं से, बना चतुर्भुज वृत्त हुआ। वाह वाह। त्रिभुज बना ऋजु रेखाओं से, बना चतुर्भुज वृत्त हुआ। त्रिभुज बना ऋजु रेखाओं से, बना चतुर्भुज वृत्त हुआ। अगर चक्र में गति चाहो तो, अगर चक्र में गति चाहो तो, गति चाहो तो पढ़ लेना वृत्तांत मेरा। अंत मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वृत्तांत आपने कहा था, अगर चक्र में गति चाहो तो पढ़ लेना वृत्तांत मेरा। और अंत में है कि सुनने वालों यह भी सुन लो, तुम ही चक्रधर का जीवन। सुनने वालों ये भी सुन लो, तुम ही चक्रधर का जीवन। तुम जब तक चाहोगे तब तक नामुमकिन देहांत मेरा। क्या बात है, क्या बताऊं, बात है। कई दिनों से बहुत सुंदर चित्त अशोक जी। नहीं है, बहुत शांत मेरा। नंदू जी, अब समापन की ओर ले जाएंगे आप? जी जी, समापन की ओर ले चलते ये हैं। बात तो अब कविता, और अब कविता क्या सुनाएं, कविता बहुत सुनी हुई है। वो बूढ़े बच्चे को सुनाने में मुझे आनंद आता है, लेकिन अब काफ़ी हो गया। एक इसी के साथ उसी दिन लिखी हुई एक छोटी सी गज़ल और है, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी देर से मुझे सुना। पानी पी लूं जरा सा। जी 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 जी। मैं इसमें एक टिप्पणी दूंगा कि आपकी जो अतुकांत कविताएं तो सुनते ही हैं, आज जो आपका गजल वाला स्वरूप देखने को मिल रहा है वो अनूठा है। वो ये सिद्ध करता है कि आपकी जो जो लय है आपकी कविताओं में और जो गेयता है वो हमेशा से रहती है। आप कुछ देखें, जी आपने जो अतुकांत कविताएं भी लिखी हैं उनमें भी एक अजब सी गेयता है, और यही बात आज आपकी गजलों में देखने को मिल रही है। स्वागत है आपका। जी। देखिए इस कोरोना काल में कौन ऐसा होगा कि जिसका दिमाग न चलता हो, घर में चार दीवारी में कैद हैं, बाहर निकल नहीं सकते, कोरोना पकड़ लेगा। तो वो बहुत सारी कविताएं उसमें हैं। उसको सुनाने से पहले मैं आपको अपनी पुस्तक के दर्शन कराता हूँ। ये गई दुनिया नई दुनिया है, और ये जो चित्र है ये मिकी पटेल का बनाया हुआ है। मिकी पटेल मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे।
4 में तो उनका देहांत हो गया था, 26 साल हो गए उनको गए हुए। और मेरी चुनौती देखिए कि इसमें जितने भी चित्र हैं वो मिकी पटेल के ही बनाए हुए हैं, और कोई भी चित्र ऐसा नहीं लगेगा कि वो इस कविता के अनुकूल नहीं है। तो वो ऐसे चित्रकार थे जो चित्रों में कविता कहते थे। और कन्हैयालाल नंदन ने लिखा था, जब मेरी वो भोले भाले किताब आई थी, कि इस किताब में आपको चित्रों में कविता और कविता में चित्र दिखाई देंगे। तो मेरी कविताएं चित्रात्मक होती हैं। बहरहाल ये किताब अगर आप चाहें तो आपको कहीं भी ढूंढेंगे मिल जाएगी। मेरे घर आते तो मैं इस पे बाकायदे आपको भेंट कर देता, लिखता इसके अंदर। ये किसी और के लिए लिखी हुई किताब है तो ये तो आपके लिए नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही ऑनलाइन उसके लिए लिख दिया था। अनिल जी के लिए है वो। ये अनिल जोशी, अभी उनका जन्मदिन था, जी जी जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के इसमें। तो मैंने लिखा था, प्यारे अनुज अनिल शर्मा जोशी को सप्रेम भेंट, इस सलाह के साथ कि आज अपने 60वें जन्मदिन के बाद सठियाएंगे नहीं। अनंत शुभकामनाएं अशोक चक्रधर। ये किताब उनको पहुंचानी है। आपका संदेश हैं बैठे हुए हैं अभी। जी अभी उनकी किताब, उनकी भेंट मेरे पास रखी हुई है। चलिए जी अशोक जी, बहुत प्यारे, वो बहुत प्यारे इंसान है। तो जरा हाईलाइट चलिए किया जाए। धन्यवाद। जी 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 कार्यक्रम में अभी वो आएंगे, अभी आएंगे वक्तव्य देने। चलिए अशोक जी, आपकी जी। इसके साथ तो वो एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ, उससे समापन करते हैं। जी। कि दिल दिमाग की चक्की उसकी, दिल दिमाग की चक्की उसकी यूं तो चलती रहती है। दिल दिमाग की चक्की उसकी यूं तो चलती रहती है, आटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिल दिमाग की चक्की उसकी यूं तो चलती रहती है, आटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। बहुत अच्छे। अब देखिए एक आर्थिक व्यंग्य देखिए। वो लोहा था बिकने आया, वो लोहा था बिकने आया, वहां दिखा बस अंबानी। वो लोहा था बिकने आया, वहां दिखा बस अंबानी, टाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। टाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। उम्र कटी नंगे पांवों में, एड़ी में अनगिन कांटे, बाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। क्या 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 रिश्वतखोरी महंगाई का ज्वार दिख रहा जोबन पर, रिश्वतखोरी महंगाई का ज्वार दिख रहा जोबन पर, भाटा कहाँ चला जाता है चला जाता है। वाह 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 वाह, ये उसको मालूम नहीं। द्वार भाटा। और किसान बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, करी जुताई करी बुवाई फिर मिट्टी यकसा करते, पाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। और फिर से टेक्नोलॉजी वाला शेर है कि बड़े जतन से बनी फाइलें, बड़े भाई विजय सुने मल्होत्रा साहब, बड़े जतन से बनी फाइलें बड़े जतन से सेव करी, डाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। डाटा कहाँ चला जाता है, कई बार होता नहीं। क्या बात है। और इसमें अंतिम है कि किसने दिया कहाँ से पाया, सदा चक्रधर याद रखे। किसने दिया कहाँ से पाया, सदा चक्रधर याद रखे, घाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। घाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। दिल दिमाग की चक्की उसकी यूं तो चलती रहती है, आटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। बहुत बहुत अच्छे अशोक जी। जिंदगी का दर्शन इससे बेहतर कहाँ समझाया जा सकता है। और अब हम लोग समय की सीमा तक पहुंच रहे हैं, तो मैं बिना किसी क्लोजिंग स्टेटमेंट के मैं पद्मेश जी को मंच सौंपता हूं, वो धन्यवाद अदा करें। और मेरी तरफ से तो आपको धन्यवाद है ही, प्रणाम। बहुत सी बातें आपसे करनी थी जो नहीं हो पाई, आपके लिए तो जितना भी समय रखा जाए वो कम ही होगा। तो फिर आपसे मिलेंगे। और पद्मेश जी, मंच आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने एक बहुत सार्थक संवाद किया अशोक चक्रधर जी के साथ। और ये एक बहुत मुझे बुद्धिजीवी लेवल का
इंटेलेक्चुअल लेवल का संवाद मिला और अशोक जी के मैंने बहुत से साक्षात्कार देखे हैं, लेकिन आज का यह एक अद्भुत संवाद था जिसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका भी और अशोक जी का। आज हमारे पास दुनिया भर से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, सिंगापुर से, ट्रिनिडाड से, चीन से और ब्रिटेन में तो, इंग्लैंड में तो अशोक जी के बहुत से यहाँ पे मित्र जुड़े हुए हैं और मैं उन सबका नाम अभी नहीं लूँगा वरना समय बहुत आगे निकलता जाएगा। लेकिन जो विशेष नाम उल्लेखनीय यहाँ पर है, हमारे ब्रिटिश सांसद भारतीय मूल के वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा वीरेंद्र जी से कि आप संक्षिप्त 2 शब्दों में अभिनंदन करें अशोक जी का। वीरेंद्र शर्मा जी। अशोक जी टेक्नोलॉजी के माहिर है, मैं अभी सीख रहा हूँ, जी स्वागत है। इसीलिए मैं डिले हो गया अनम्यूट करने में। पहले तो बहुत बहुत बधाई अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। मैंने आपके बारे में सुना बहुत था, फील्ड की आज बात हो रही है, लेकिन मैं बताइन का भी आभारी हूं कि उन्होंने मेरे जैसे लोगों को, या कोरोना का भी आभारी हूं कि ऐसे जूम के थ्रू आप जैसी पर्सनैलिटीज को सुनने का मौका मिला। शायद अगर ऐसा हालात ना होते तो मैं आपको ऐसे ना सुन सकता। बहुत ही आपने जिस ढंग से औरतों की खास तौर पर जो मुश्किलें हैं, मैं पंजाबी हूं, मैं भारत से हूं, गांव से आया हूं, तो इसलिए मैं वो एक जिंदगी को महसूस करता था जिसको आपने मेंशन किया, डॉरी, उसके साथ एजुकेशन का जो इकोनॉमिक जो औरतों की मुश्किलें आती हैं गांव में, या औरतों को कैसे किसी अच्छी फैमिलीज में भी बहुत क्लोजली कंट्रोल किया जाता था। मैं वो जो हालात हैं उसको जैसे आपने इंडिकेट किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत अच्छा लगा। जैसे पहले भी बोला गया, अनूप जी ने भी बोला, आपको सुनने के लिए बहुत वक्त चाहिए, और ये एक है, मैं गुप्ता जी से, दिव्या जी से, दूसरों से बताएं कि जो इन्वॉल्व्ड हैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूं कि आपका ऐसे ही एक प्रोग्राम और हो जिसमें आपको सुनने का मौका मिला। आज बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत बहुत बधाई। और आपको सुनने के बाद आपकी जो एक पिक्चर मेरे दिमाग में आई थी, अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पढ़ूं भी और वहां से कुछ सीखूं भी। बहुत बहुत धन्यवाद, और बताइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका आशीर्वाद और आशीर्वचन हमेशा संस्थाओं के लिए, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं निमंत्रित करूंगा केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी से कि आप आएँ और औपचारिक रूप से जिस प्रकार आप हर सप्ताह आकर हमें प्रोत्साहित करते हैं। अनिल शर्मा जोशी जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश जी। अशोक जी को सुनना तो अगर आप सब लोग चाहेंगे तो मतलब रात भर भी हम सब लोग सुनते रहेंगे और थकेंगे नहीं। अशोक जी की क्षमता और उनके पास जो कलाएं हैं वो इतनी अद्भुत हैं, जो जिसमें से कोई एक कला भी किसी के पास हो तो वो धन्य माने अपने आप को, पर इतनी सारी कलाएं ईश्वर ने उनको दी हैं। मैं एक बार जब अशोक जी को पद्मश्री मिली थी तो मैंने ये कहा था कि इनको तो सरकार जो है, इनको तो जन्म से ही अशोक चक्र मिला हुआ है, तो इनके लिए तो भारत सरकार ने इनको जन्म के साथ ही सम्मानित कर दिया था, तो ये तो अत्यंत सम्मानित है ही। सबसे पहले मैं अशोक जी ने पुस्तक भी दिखाई और मेरे जन्मदिन पर, जो कि 2 दिन पहले था,
एक विशेष संदेश भी भेजा। तो मैं सार्वजनिक रूप से अशोक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके प्यार और उनके स्नेह के लिए। वो पुस्तक दिखा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं चले जाऊं और आपकी है ये। पुस्तक ले लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका संदेश बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। उस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने में आपके संदेश ने बहुत योगदान किया। मैं पुनः बहुत आभारी हूँ और आपका स्नेह मुझे मिलता रहा है, आज नहीं वर्षों से, दशकों से। दूसरी बात, मैं वातायन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पद्मेश जी को, दिव्या जी को, मीरा जी को, कि जिसको हम कहते हैं एक बड़े व्यक्तित्व की एनाटॉमी, उसका अंदर क्या है, किन तत्वों का वो बना है, उसको जानना और समझना, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं। अशोक जी के कवि सम्मेलन तो हम सब ने, जो अभी जितने लोग दिख रहे हैं उसमें 90% लोगों ने देखे होंगे, पर शायद 5% लोग भी अशोक जी के व्यक्तित्व के उन पहलुओं से परिचित नहीं होंगे जो आज अनूप जी ने और पद्मेश जी ने और इस चर्चा में से निकल कर आए हैं। ये समय बायोपिक का है और बहुत व्यक्तित्व पर फिल्में भी बन रही हैं, नाटक भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अशोक जी जैसा व्यक्तित्व हिंदी के पास है, हम सबको सोचना चाहिए कि किसी ना किसी रूप में अशोक जी की ये बातें जो उनको मुक्ति बोध से चार्ली चैपलिन तक जोड़ती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं जब हिंदी साहित्य को सोचता हूँ तो मुझे बहुत, अगर मैं अशोक जी को किसी कवि से बहुत जोड़ता हूँ जिसकी चर्चा नहीं, मतलब कभी शायद नहीं हुई होगी, मेरे मन में अशोक जी की बातें सुनकर भवानी प्रसाद मिश्र जी की याद बहुत आती है। कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो बातचीत की शैली थी, यद्यपि वो पता नहीं कितने मंचों पर गए या नहीं गए, परंतु उस शैली को लोकप्रिय, उस शैली का जो एक उत्कर्ष हो सकता है, वो हमें अशोक जी की रचनाशीलता में दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है। और अशोक जी ने आज एक जो बात कही, जिसको मैं अभी तक, मतलब अभी तक क्या मैं समझता हूँ कि जीवन भर के लिए मेरे साथ चली गई, भाषा पर, भाषा के प्रति जो लगाव, उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और गहराई है, कि वो एक शब्द बोलते हैं और उनको ध्यान है कि ये ध्वनि प्राण है या महाप्राण है, ये ध्वनि घोष है या अघोष है, ये ध्वनि संघर्षी है। ये मैं तो नहीं समझता कि हिंदी के बहुत लोग, बहुत ही दुर्लभ मतलब व्यक्तित्व हैं जिनका भाषा पर ऐसी गहरी पकड़ है कि अगर भा बोलना है भारत में तो वो दाईं तरफ जाएगा और र और ता जो है वो माइक के सामने बोला जाएगा। ये तो अशोक जी जो हमको सिखा कर जा रहे हैं कि भाषा की साधना की कोई सीमा नहीं, और कितना उन्होंने साधा है। मैं तो हम सब की तरफ से उनका प्रणाम और अभिनंदन ही कर सकता हूँ। प्रौद्योगिकी पर बहुत बात हुई, इसलिए मैं प्रौद्योगिकी पर बात नहीं करूंगा। हाँ, मुक्तिबोध पर एक छोटी सी टिप्पणी। मुक्तिबोध पर चूंकि लंबी चर्चा हो चुकी है, ये कि अशोक जी जो हमें जो कवि दिखाई देते हैं मंच पर, उनका मेरा अपना जो साहित्य का जो समझ है कि किसी भी व्यक्ति की अगर आपको पता करना हो कि उस व्यक्ति का स्तर क्या है, तो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर से पता चलता है। और इतना कई बार कवि सम्मेलनों में जो हास्य का स्तर है या बातचीत का स्तर है, इतना रूढ़िवादी, इतना पिछड़ा हुआ होता है। ऐसे में अशोक जी जैसा प्रगतिशील चेतना का जो स्वर है, जो हमें दिखाई देता है, जो प्रगतिशील है, जो आधुनिक है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अशोक जी ने मुक्तिबोध को पढ़ा नहीं है, आत्मसात किया है। एक जरूर जिज्ञासा मेरे मन में रह गई कि अशोक जी ने पूरे साक्षात्कार में काका हाथरसी जी के नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया, क्योंकि सामान्य लोगों जब भी याद करते हैं तो अशोक जी को काका हाथरसी की परंपरा के साथ जोड़कर याद करते हैं। वो सवाल का जवाब अशोक जी जब चाहेंगे तब देंगे। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो वातायन और वैश्विक हिंदी परिवार जैसे हम लोग विश्व में जो भी हिंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा उसका कोई पायनियर है, उसका कोई अगुआ है, उसमें कोई पहल करने वाला है, जो आज से नहीं 70-80 के दशक से सारी दुनिया के
हिंदी के साहित्यकारों को जोड़ने वाला, और हम सब जानते हैं कि जो विश्व हिंदी सम्मेलनों की परंपरा है, कम से कम 3-4 कवि हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलनों में तो मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ मुझे उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। ऐसी मतलब जो वैश्विक स्तर पर जो हिंदी की प्रतिष्ठा है और वैश्विक स्तर पर लोगों को जो जोड़ना है और वैश्विक स्तर पर जो हिंदी की लोकप्रियता है, उसमें अशोक जी का नाम नंबर 2 नहीं है। अशोक जी हमारे वैश्विक दृष्टि से शिखर पुरुष हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं, और हम सब लोग उनका जो काम कर रहे हैं उनका एक तरीके से अनुकरण ही कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि उनके अभिनंदन के लिए शायद कोई भी शब्द जो छोटे पड़े। मैं अशोक जी का इस विश्व मंच से पुनः उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और भाषा और साहित्य के प्रति उनके योगदान के लिए अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। संक्षिप्त में आपने अशोक जी के साहित्य, व्यक्तित्व, कृतित्व पर इतना सुंदर प्रकाश डाला, और अंत में इससे पहले कि मैं मीरा कौशिक जी को निमंत्रित करूं औपचारिक धन्यवाद के लिए, जो वातायन की अध्यक्षा हैं, मैं पूरे ब्रिटेन और प्रवासी जगत के हिंदी प्रेमियों की तरफ से अशोक जी को बधाई देता हूं कि वो जो अपग्रेड हुए हैं और नाना बने हैं अभी हाल ही में। आपको बहुत बहुत बधाई अशोक जी। आइए इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूं मीरा कौशिक जी को। मीरा जी। धन्यवाद पद्मेश जी। आज की अनौपचारिक, आत्मीय, संवेदनापूर्ण, समृद्ध बातचीत को औपचारिक समापन की ओर ले जाते समय मुझे अपने लेडी श्री राम कॉलेज के बीए के फर्स्ट ईयर की वह साहित्यिक गोष्ठी याद आ रही है जिसमें अशोक जी, आप और डॉक्टर निर्मला जैन पधारे थे। पद्मेश जी 95 की याद कर रहे थे, मैं 75-76 तक पहुंच गई हूँ। सही बात। जी जी जी। तब भी आप खासे सेलिब्रिटी थे। पूरा हिंदी डिपार्टमेंट 45 साल पहले भी संदीप्त था, एक्साइटेड। ऐसा लगता है ये बात कल की हो। आपके ओजस्वी संवादों की यात्रा भागीरथी के समान है। जीवन के पड़ावों और बदलते तटों पर आपके शब्द और आपकी अभिव्यक्ति निरंतर उत्क्रांत यानी इवॉल्व हुई है। आपके अनुभवों की समृद्धि ने आपको प्रासंगिक और लोकप्रिय बनाए रखा है। मुक्तिबोध और चार्ली चैपलिन, जैसे कि अनिल जी ने भी कहा, उनको एक साथ एक मंच पे खड़े कर आपने हिंदी रचना प्रक्रिया को एक पार कला, क्रॉस आर्ट्स लेवल पे खड़ा किया है। आप बहुप्रतिभावान व्यक्तित्व के मालिक हैं और आज का सत्र एक श्रेष्ठ, संपूर्ण मास्टर क्लास थी। इस उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत, यानी कि स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस का जो मूल मंत्र जिसे लेके हम लोग चलते हैं, अशोक जी आप निसंदेह प्रेरक थे। हम प्रवासी साहित्यिक प्रेमियों के लिए आपकी कविताओं को और रचनाओं की नाटकीय प्रस्तुति सुनकर मन सच में हमारा बहुत हर्षित है। आपका धन्यवाद। आपकी भाषा और लेखनी और अनूप जी के शब्दों में कई विधाओं में दमकती, चहकती, लहलहाती और गमकती रहे। और अनिल जी, भवानी प्रसाद मिश्रा दद्दा जी का स्मरण दिलाकर आपने आज का दिन सार्थक बनाया, और वो भी अशोक जी से उनकी तुलना करके। और अनूप जी, आप तो सर्वव्यापी व्यक्तित्व हैं। वातायन का आपने आज सार्थक संवाद जो किया है, आप कविता की पाठशाला के मास्टर हैं और वातायन से इसी तरह जुड़े रहें। आज फिर से हमारे बीच देश विदेश के कई विद्वान और कुछ विशेष मित्र पधारे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, अनिल जोशी जी और सभी अतिथियों को मेरा और दिव्या मार्केट की ओर से और हमारी पूरी वातायन की टीम की तरफ से धन्यवाद। और अंत में पद्मेश जी, आपका प्रताप बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मीरा जी। और अब हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं एक क्षमा याचना के साथ कि इस कार्यक्रमों में हमारे पास बहुत सी निवेदन आते हैं कि हम जो आगामी कार्यक्रम है उनकी सूचना भी लोगों को दें, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं वातायन समिति ने यह निर्णय लिया है कि हम सिर्फ वातायन कार्यक्रम का ही अनाउंसमेंट करें।
तो इन शब्दों के साथ अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे 4 बजे, और अगले शनिवार एक संवाद का कार्यक्रम होगा हमारे ब्रिटेन के महारथी साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी का कार्यक्रम, जो पंखुड़ी सिन्हा जी के साथ संवाद करेंगी। इन शब्दों के साथ मैं औपचारिक रूप से इसका समापन करता हूं और इसकी रिकॉर्डिंग को अब समाप्त करता हूं। धन्यवाद।